जय हिंद दोस्तों। एग्जाम 300 में स्वागत है आपका। आज हम तुगलक वंश से पिछले वर्षों में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक का नाम क्या था? तो गयासुद्दीन तुगलक का रियल नाम था गाजी मलिक। और इसको गाजी मलिक या मलिक उल गाजी की उपाधि क्यों मिली थी? तो इसको मलिक उल गाजी की उपाधि मिली थी क्योंकि इसने 29 अवसरों पर मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया था और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा था। तो इसलिए इसे मलिक उल गाजी की उपाधि मिली थी। इसने खुसरो शाह की हत्या करके ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो किस वंश का? तुगलक वंश का। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिल्ली सल्तनत में नहर खुदवाने का या नहरों के निर्माण कराने का जो श्रेय है वो सबसे पहले दिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा नहरें किसने बनवाई, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे पहली नहरें किसने बनाई कृषि दिल्ली सल्तनत में? तो गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे ज्यादा नहरें किसने बनवाई? तो फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? दिल्ली सल्तनत के विषय में पूछ रहा है। तो वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक राज किया था। ट्रिक देख लेते हैं इसको याद करने की। तो तुगले सीखा। तो सबसे ज्यादा तुगलक वंश ने, फिर गुलाम वंश ने, फिर लोधी वंश ने, फिर सैयद वंश, फिर खिलजी वंश। तो तुगले सीखा। तुगलक वंश 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। गुलाम वंश 84 वर्ष तक शासन किया। लोधी वंश 75 वर्ष तक शासन किया। सैयद वंश 37 वर्षों तक और खिलजी वंश 30 वर्षों तक। अब ये आजकल एग्जाम्स में ये इनकी क्रोनोलॉजी बहुत पूछ रहे हैं, तो ये ट्रिक याद रखिएगा, तुगले सीखा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको विद्वान मूर्ख शासक भी कहते हैं, क्योंकि विद्वान इसलिए क्योंकि इसके बहुत सारे विज्ञानों में इसको विद्याओं में माहिर था। बट मूर्ख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने जो कई बड़े-बड़े कार्य कराए वो सफल नहीं हो पाए, इसलिए इसको मूर्ख भी कहते हैं क्योंकि ये इसका क्रियान्वयन नहीं कर पाया था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, इसका कार्यकाल था 1325 से 1351। ये सर्वाधिक विद्वान और सर्वाधिक शिक्षित भी था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक शिक्षित शासक कौन था? तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अगला प्रश्न है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर ए कोही एक विभाग बनाया था, किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये अमीर ए कोही काफी बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। और ये किस लिए था? तो ये कृषि की उन्नति के लिए या कृषि में सुधार लाने के लिए ये विभाग बनाया था, नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने। अमीर ए कोही। अगला प्रश्न है, दिल्ली के कुल किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और जो नवीन कृषि विभाग बनाया था उसका क्या नाम था? अमीर ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। और दौलताबाद का पहला नाम क्या था? तो दौलताबाद का पहले नाम था देवगिरी। इसने देवगिरी का नाम बदला था, दौलताबाद रखा था। और दिल्ली से इसने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसकी एक विशिष्टता रही थी। यद्यपि ये जो इसका प्रयोग था वो असफल रहा था। बर्नी के अनुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में लाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। चीन में कबूलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। इसी से इंस्पायर होकर इसने इंडिया में भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने की कोशिश करी, मगर ये असफल रहा। एक और रीज़न था, उस समय क्या था, पूरे विश्व में चाँदी की कमी हो गई थी और भारत में बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा चाँदी मतलब की खदानें तो है नहीं, इसलिए भारत में भी बहुत कमी हो गई थी। तो इसलिए इसको और लगा कि ये सही मौका है कि चाँदी की जगह पीतल वगैरह के सिक्के चलाते हैं सांकेतिक मुद्रा में। बट ये इसका प्रयोग असफल रहा था, क्योंकि लोगों ने नकली टकसाल खोल लिए थे और बहुत ज़्यादा नकली मुद्रा मार्केट में आ गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन-सा
पहला सुल्तान है जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा, मोहम्मद बिन तुगलक। जब उसने राज्य यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। या जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने, जहां तक जो इसके जियाउद्दीन बर्नी के कथन है वो किसके लिए है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए है। मोहम्मद जियाउद्दीन बर्नी, और जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक कौन सी है? तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। पुस्तक के नाम से तारीख फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? जियाउद्दीन बर्नी की। कथन, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। कारण क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। यार स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा क्यों जारी करेगा? अगर टोकन मुद्रा जारी करनी है तो कोई निम्न धातु की करेगा। तो ये जो आर है, ये रीजन जो है, ये कारण जो है, ये गलत है, बट इसका जो कथन है वो सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वर्ण सिक्कों में को इब्न बतूता, जो मोरक्को से आया था, पूछा गया इब्न बतूता कहाँ से आया था और किसके काल में आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को से आया था। मोरक्को जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसने दिनार की संज्ञा दी थी इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और इब्न बतूता को इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी बना दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? या एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाक व्यवस्था सबसे ज्यादा विस्तृत किसके काल में थी? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में डाक व्यवस्था सबसे ज्यादा विस्तृत थी, और इसका जो विवरण है वो किसने दिया है? तो इब्न बतूता ने दिया है। और इब्न बतूता की कौन सी किताब है? वो है किताबुल रहला या रहला। तो रहला किताब किसने लिखी? इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये किसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा? तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। अगला प्रश्न है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो ये भी काफी बार पूछा गया, रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो था फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने पीडब्ल्यूडी विभाग भी बनाया था। दिल्ली का सुल्तान दीवान खैरात विभाग स्थापित किया हुआ था। तो दीवान खैरात किसने स्थापित किया था? वह था फिरोज शाह तुगलक। तो रोजगार विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और दीवान खैरात, ये सारे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम किसके काल में थे? वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के काल में लगभग 1,80,000 के आसपास गुलाम थे, सबसे ज्यादा थे। और इसके जो पर्सनल गुलाम थे उनकी संख्या थी लगभग 8,000। इसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और किसके लिए बनवाया था? तो गुलामों की देखरेख के लिए। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया, ये गलत है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। तो सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति बलबन ने नहीं, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। तो ये भी गलत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे? नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक बैठा था, जो उसका चचेरा भाई था। अगला है, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था। ये कथन बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना के बाद कितने नवी नगरों का निर्माण कराया था? तो 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था, यानी कि 300 नगर इसने बसाए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो सबसे ज्यादा नहरें, सबसे ज्यादा नगरों का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके द्वारा कुछ प्रमुख बसाए गए नगरों में से हैं फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। ये जौनपुर इसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे बसाया था, क्योंकि उसका बचपन का नाम जौना खां था। तो उसकी याद में बसाया था इसने जौनपुर। तो फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इसका जो मेन आर्किटेक्ट था वो था मलिक गाजी सहना।
अगला प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और पहली बार किसने सल्तनत काल में पहली बार किसने नहरों का निर्माण कराया था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। बट सबसे ज़्यादा पूछे कि नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इसने सिंचाई के लिए एक नया विभाग बनाया था, हक़-ए-शर्ब। जैसे इसने दासों के लिए या गुलामों के लिए एक नया विभाग बनाया था दीवान-ए-बंदगान, वैसे ही इसने सिंचाई विभाग के लिए, सिंचाई कर लेने के लिए एक नया सिंचाई कर एक बनाया था जिसका नाम था हक़-ए-शर्ब। ये विभाग नहीं था, ये कर था। एक नया टैक्स था जिसका नाम था हक़-ए-शर्ब। और ये कर कौन देता था? ये वो कर देते थे जो सिंचाई के लिए जो शाही यानी कि राजा द्वारा बनाई गई नहरों के का पानी का प्रयोग करते थे, वो अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देते थे टैक्स के रूप में। जो जो गवर्नमेंट वाली कैनाल थी, जो नहरें थी, उनका पानी का प्रयोग करते थे, उनको हक़-ए-शर्ब या सिंचाई कर देना पड़ता था। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहली नहर का निर्माण मतलब नहरों के निर्माण की शुरुआत की दिल्ली सल्तनत में, तो गयासुद्दीन तुगलक। हक़-ए-शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। और सबसे पहले जजिया किसने लगाया था भारत में? तो सबसे पहले जजिया लगाया था सबसे पहले जजिया लगाया था 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने। हाँ, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सबसे पहले जजिया कर लगाया था और ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे, जिसमें कि फलों की गुणवत्ता सुधारने का इसने प्रयास किया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली कौन लाया था? तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग यानी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की? उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। तो ट्रांसलेशन विभाग या अनुवाद विभाग किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिससे उससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों एक दूसरे के विचार को बेहतर समझ सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया था। अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था? तो हज की व्यवस्था वो भी राज्य के खर्चे पर, तो वो कराने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसने दारुल शफ़ा एक खैराती अस्पताल था। पूछा भी गया है कि दारुल शफ़ा क्या है? तो दारुल शफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की थी, जिसमें मतलब फ्री में इलाज होता था लोगों का। तो दारुल शफ़ा खैराती अस्पताल किसने बनाया था? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफ़ा क्या था? तो क्या एक खैराती अस्पताल था जहाँ पे लोगों का मुफ्त में इलाज होता था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। और इसी के शासनकाल में तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 तक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ये था, इसने ये जौनपुर का सूबेदार था। इसने जौनपुर को स्वतंत्र कर दिया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और पंजाब का सूबेदार था खिज्र खां। उसने स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए मतलब दिल्ली पे आक्रमण करने का प्रयास करने लगा। फिर इस फिरोज शाह का एक और पुत्र था नुसरत शाह। उसने भी नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप क्या हुआ कि तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया और एक साथ दिल्ली के छोटे-छोटे राज्यों पर मतलब 2 राज्य बन गए। तो नासिरुद्दीन दिल्ली में राज करता था और नुसरत शाह बगल में ही पास में ही फिरोज शाह फिरोजाबाद में। इसी के लिए एक नासिरुद्दीन, क्योंकि इसका शासन इतना सीमित हो गया, इतना सिकुड़ गया है, तो इसी के लिए एक कहावत फेमस हुई थी। मतलब लोग कहते थे शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तो यह कथन भी नासिरुद्दीन महमूद के लिए कहा गया और यह कथन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्यों को तैमूर ने स्वयं बताया। उसका मतलब उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था काफिरों से युद्ध करना तथा उनका विनाश तथा दूसरा धन प्राप्ति। तो जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ ये वापस लौटा। 1398 में आया। फिर ये फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होते हुए वो वापस लौट गया।
जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार बनाया और यही खिज्र खां जो था ये सैयद वंश की नींव रखेगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा राजवंश बना? वो था सैयद वंश। तो तुगलक वंश में इसने आक्रमण किया, तुगलक वंश एकदम ही कमजोर हो गया। उसके बाद खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। तैमूर के आक्रमण 1398 ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और उसके साथ ही तुगलक वंश का अंत भी हो गया। 1413 में सरतारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, मगर खिज्र खां ने उसे पराजित किया और तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का वह सूबेदार था। तैमूर इसको बना के गया था, किसको? खिज्र खां को। तो खिज्र खां ने 1414 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध करिए। तो सबसे पहले रुकनुद्दीन, फिर मुबारक खान, फिर फिरोज शाह तुगलक और फिर है आलम शाह। तो ये इसी क्रम में होंगे, यानी कि क्रम हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले रुकनुद्दीन है। रुकनुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना था, बहुत कम ही समय के लिए था, 1 ही साल के लिए था लगभग। रुकनुद्दीन 1236 से ये 1 ही साल रहा था, 1 ही साल भी नहीं, कुछ महीनों के लिए रहा था और इसको हटा के फिर रजिया सुल्तान बन गई थी 1236 से 1240 तक। फिर आता है मुबारक खां। मुबारक खां 1316 से 1320, ये मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिर है आलम शाह, जो सैयद वंशी शासक आलम शाह था, ये सैयद वंश से था, 1445 से 1451 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहा। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे तुगलक वंश से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।